वेलकम इन बायो की एकेडमी। मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट की है। क्लास से पहले हम 9th क्लास के करेंगे, फिर 10 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, ठीक है ना। तो 9th क्लास का हमारा सेकंड चैप्टर था। सेकंड चैप्टर के फर्स्ट वीडियो मैंने अपलोड कर ली थी। अब सेकंड की बारी है। सेकंड में हम 2.2 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमने पीछे साइंटिफिक मेथड, बायोलॉजिकल मेथड कौन कौन से होते हैं, साइंटिस्ट कैसे स्टडी करते हैं, वो सारा पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे इसकी एग्ज़ाम्पल के ज़रिए हम समझेंगे कि कैसे उन्होंने साइंटिस्ट ने रिसर्च की थी मलेरिया पर और कैसे उन्होंने हाइपोथेसिस और वो सारे बनाए थे, ठीक है। एग्जांपल्स ऑफ बायोलॉजिकल मेथड। Now we will see the different steps of biological method by looking at the history of biological problem related to malaria. मलेरिया से रिलेटेड जितने भी हिस्ट्री में प्रॉब्लम्स हो गए, बायोलॉजिकल मेथड हुए थे, वो सारे के सारे हम स्टडी करेंगे। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम 1, सबसे पहला जो उन्होंने बायोलॉजिकल प्रॉब्लम निकाला था वो ये था, व्हाट इज़ द काज ऑफ मलेरिया। सबसे पहले उन्होंने जो क्वेश्चन बनाया, सबसे पहले स्टेप होता है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का, उसमें क्वेश्चन बनाया जाता है हमारे प्रॉब्लम के बारे में। उन्होंने क्वेश्चन ये बनाया था कि जो मलेरिया का काज है, जो वजह है वो कौन सी है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास दूसरा स्टेप आता है, हमारा वो प्रॉब्लम तो हो गई, ठीक है ना। उसके बाद उसका जो स्टेप है वो ऑब्जर्वेशन है। सबसे पहले उस पर ऑब्जर्वेशन की जाती है, ठीक है। क्वेश्चन हमारा बन गया, उस पर अब जो स्टेप यूज़ होंगे वो सबसे पहले होगी ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन किस चीज़ के ज़रिए की जाती थी, पहले बताए थे कि 5 सेंसेस के ज़रिए की जाती थी ना। और पिछले हिस्ट्री में जो स्टडी हुई थी, जो रिसर्चेज हुई थी, उसे भी यूज़ किया जाता था, ठीक है। द पीपल एंड फिजिशियन इन एंशिएंट टाइम, पिछले टाइमों में जो लोग और जो फिजिशियंस थे, मोर देन 200 ईयर्स अगो, ये एंशिएंट टाइम मतलब कि 2000 साल पहले की बात है, हैड सम ऑब्जर्वेशन, तभी उनके पास कुछ ऑब्जर्वेशंस थी किस चीज़ के बारे में, ऑन मलेरिया के बारे में, ठीक है ना। कौन कौन सी ऑब्जर्वेशंस थी। सबसे पहली ऑब्जर्वेशन थी, द पेशेंट्स ऑफ दिस डिजीज़ एक्सपीरियंस रिक्यूरिंग अटैक्स ऑफ चिल्स एंड फीवर्स। जो पेशेंट्स होते हैं इस डिज़ीज़ के, वो बार बार उन्हें किस चीज़ के अटैक होते हैं, बुखार के और सर्दी लगने के अटैक होते हैं, ठीक है ना। और दूसरी उनकी जो ऑब्जर्वेशन थी वो थी, द डिजीज़ वाज मोर कॉमन एमंग पीपल हु लिव्ड इन लो मार्शी एरियाज़। लो मार्शी एरियाज़ कहते हैं ऐसे इलाके जो दलदल वाले होते हैं, ठीक है ना, जहाँ पर दलदल और वो पानी इकट्ठा हो जाना और दलदल बन जाना और ख़राब पानी हो जाना, तो ऐसे इलाकों में ये डिज़ीज़ ज़्यादा पाई जाती थी। दो इन्होंने ऑब्जर्वेशंस दी थी एंशिएंट टाइम के लोगों ने कि ऐसे डिजीज़ जिस पर भी अटैक करती थी उससे फीवर, बहुत ज़्यादा बुखार होता था, और चिल्स, बहुत ज़्यादा ठंड लगने वाले, जैसे ठंड लगती है तो इस किस्म के अटैक होते थे। और दूसरा उन्होंने बताया था कि ये लो मार्शी एरियाज़, ऐसे एरियाज़ जहाँ पर दलदल और पानी बहुत होता है, वहाँ पर ज़्यादा पाए जाते थे, ठीक है। इसके बाद हमारे पास इन्होंने तीसरी ऑब्जर्वेशन दी थी कि व्हेन सम वॉलंटियर्स ड्रंक द वाटर फ्राम मार्शी दे डिड नॉट डेवलप मलेरिया। ये कह रहे हैं कि ये मलेरिया मार्शी एरियाज़ पर तो पाया जाता था, लेकिन मार्शी एरिया का जो पानी पीते थे वो लोग, अगर कोई पीते थे तो उससे मलेरिया नहीं होता था, ठीक है। दोज न्यू ऑब्जर्वेशन वाज मेड, इसीलिए फिर नई ऑब्जर्वेशन बनाई गई, दैट इज़ के द डिजीज़ डिड नॉट रिजल्ट फ्राम ड्रिंकिंग द वाटर ऑफ मार्शीज़। मार्शीज़ वाले एरिया में तो पाई जाती हैं, लेकिन नई इन्होंने फिर ऑब्जर्वेशन ये बनाई कि द ये डिजीज़ डिड नॉट रिजल्ट फ्राम ड्रिंकिंग द वाटर ऑफ मार्शीज़। मार्शीज़ का जो पानी है, दलदल का पानी है, वो पीने से ये डिज़ीज़ नहीं होती, ठीक है। उस वक्त उन्हें नहीं पता था कि ये किस चीज़ से होती है, मच्छर से होती है या नहीं होती, उस वक्त वो स्टडी कर रहे थे। तो उन्होंने ये स्टडी किया था कि इस इलाके में तो होती है, लेकिन इसका पानी पीने से ये डिज़ीज़ नहीं फैलती। तो इसके बाद हम देते हैं देन, उसके बाद उन्होंने क्या कहते हैं, ये सारी की सारी हिस्ट्री है, हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं कि हिस्ट्री में इन्होंने कैसे रिसर्च की थी। देन दे बिगन थिंकिंग दैट स्टेगनेंट वाटर ऑफ मार्शी पॉइजन द एयर, ठीक है। उसके बाद उन्होंने ये समझा कि जो ठहरा हुआ पानी है, वो मार्शिस का जो ठहरा हुआ पानी है, दलदल वाला पानी, वो जो हवा है उससे पॉइजन करता है, उस हवा को जहर आलूद बनाता है, ठीक है। व्हेन पीपल ब्रेथ इन दिस बैड एयर, जब लोग इस ख़राब एयर में सांस लेते हैं, दे गॉट मलेरिया, वो मलेरिया काज करता है, ठीक है, मलेरिया, ठीक है। उन्होंने फिर ये ऑब्जर्वेशन की, दैट इज़ वाई दे गिव द नेम मलेरिया टू दिस डिजीज़, इसी वजह से इस डिज़ीज़ को मलेरिया का नाम दिया गया है, ठीक है। क्यों कहा गया है, क्योंकि मलेरिया जो है वो इटालियन एक लफ्ज़ है
माला, इटालियन लफ्ज़ है माला, माला मीन्स बैट एंड एरिया, एरिया मीन्स एयर, ठीक है। मलेरिया जो है इटालियन वर्ड है, इटालियन ज़बान का एक लफ्ज़ है जिसमें माला, माला मीन्स बैट, एरिया, एरिया मीन्स एयर, मलेरिया, ठीक है, इससे इसका नाम पड़ा, ठीक है। इसके बाद दीज ऑब्जर्वेशंस डिड नॉट हेल्प मच, ये कह रहे हैं कि इसके बाद ये ऑब्जर्वेशंस इतनी ज़्यादा हेल्प नहीं की, इन ऑब्जर्वेशन ने फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम, इस मसले को हल करने के लिए, दैट इज़, इसीलिए व्हाट इज़ द काज ऑफ मलेरिया, वो सवाल जो व्हाट इज़ द काज ऑफ मलेरिया वैसे का वैसा रहा, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं, ये सारी हिस्ट्री है, ठीक है, उन्होंने जो ऑब्जर्वेशंस की थी वो सारी, ठीक है। इसके बाद उन्होंने कहा कि 200 ईयर्स लेटर फिर ये मसला ऐसे का ऐसे ही रहा, फिर उसके बाद 2000 साल बाद इट वाज प्रूव्ड, ये प्रूव किया गया दैट मैनी डिजीजेस आर काज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, 200 साल बाद ये रिसर्च की गई कि बहुत सारे डिजीजेज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से भी होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, ठीक है। इन 1878 में आ फ्रेंच फिजिशियन लेवरन ने एक स्टडी की थी, स्टडीड द एंशिएंट ऑब्जर्वेशन एंड वर्क, जो पिछले दौर में जितने भी स्टडी और ऑब्जर्वेशंस की गई थी उससे निकाला किसने, लेवरन ने, और उस पर स्टडी की, कब, 1800 सदी में, ठीक है ना। इसके बाद देख लेते हैं उसने कौन सी स्टडी की थी। ही ऑब्जर्व द ब्लड ऑफ अ मलेरियल पेशेंट अंडर माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप में उसने मलेरिया के जो पेशेंट है उसका खून निकाल कर उसे ऑब्जर्व किया। ही नोटिस्ड, उसने देखा, सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द ब्लड, उस खून में कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए गए थे, ठीक है, किसके खून में, मलेरिया के पेशेंट के खून में, ठीक है। ही वॉन द नोबेल प्राइज़ फॉर हिज डिस्कवरीज, उसने अपनी डिस्कवरीज के ज़रिए, अपनी इजादात के ज़रिए नोबेल प्राइज़ भी हासिल किया था। 5 years आफ्टर लेवरन, उसने ये सिर्फ दिखाया था कि क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाया गया था कि इसमें मलेरिया के पेशेंट के ब्लड में, ठीक है ना। उससे पहले उसने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पर बहुत ज़्यादा स्टडीज़ की थी जिसकी वजह से उसे नोबेल प्राइज़ भी मिला था। अच्छा, 5 साल बाद द सेम माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाज ऑब्जर्व्ड इन द ब्लड ऑफ मलेरिया पेशेंट एंड दिस ऑर्गेनिज्म वाज गिवन अ नेम ऑफ प्लाज्मोडियम, तो उसके बाद कुछ साइंटिस्ट ने फिर से देखा, इस यही रिसर्च की कि माइक्रोस्कोप के ज़रिए उन्होंने मलेरिया के पेशेंट को देखा और उसके ब्लड में उन्होंने एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखा और उससे उन्होंने क्या नाम दिया था, फिर प्लाज्मोडियम का नाम दिया था कि ताकि इसकी स्टडी आसानी से की जाए, इसे एक नेम दिया जाए ताकि उसकी स्टडी की जाए, ठीक है। अब यहाँ तक उन्होंने सिर्फ ऑब्जर्वेशंस की थी, ठीक है ना। एंशिएंट टाइम में कुछ लोगों ने पहले ऑब्जर्वेशन की थी, उसके बाद फिर और साइंटिस्ट ने, फिर लेवरन के बाद दूसरे साइंटिस्ट ने ऑब्जर्वेशन की थी और प्लाज्मोडियम उससे नाम दिया था, ठीक है। उसके बाद स्टेप 2 के बारे में बताते हैं। इसके बाद उन्होंने हाइपोथेसिस और डिडक्शन देने शुरू किए थे। बायोलॉजिस्ट फर्दर बिल्ड अपॉन द एंशिएंट ऑब्जर्वेशन एंड द डिस्कवरी ऑफ लेवरन, ठीक है। बायोलॉजिस्ट ने जो पहले वाली स्टडीज़ हुई थी वो, और फिर लेवरन ने जो स्टडी की थी, डिस्कवरी की थी उसे, ठीक है, यूज़ किया। फिर दे डेवलप्ड अ हाइपोथेसिस, फिर उन्होंने उस पर हाइपोथेसिस बनाए, प्लाज्मोडियम इज़ द काज ऑफ मलेरिया, ठीक है। उन्होंने ये हाइपोथेसिस दिया था, आंसर दिया था, पॉसिबल आंसर दिया था कि मलेरिया की वजह कौन सी है, प्लाज्मोडियम, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो मलेरिया के पेशेंट के ब्लड में पाया गया था उससे प्लाज्मोडियम नाम दिया था, और उस प्लाज्मोडियम के बारे में कहा गया था कि मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम की वजह से होती है, ठीक है। फॉर टेस्टिंग, अब हाइपोथेसिस तो उन्होंने बना लिया, अब इसके बाद उसकी डिडक्शन भी थी, टेस्टिंग भी थी, तो उसके लिए उन्होंने कहा था फॉर टेस्टिंग द हाइपोथेसिस थ्रू एक्सपेरिमेंट बायोलॉजिस्ट मेड अ डिडक्शन। सब जानते हैं कि एक्सपेरिमेंट से पहले उस हाइपोथेसिस पर डिडक्शन बनाई जाती है, उसका पॉसिबल आंसर दिया जाता है। तो उन्होंने ये कहा था कि इफ़ प्लाज्मोडियम इज़ द काज ऑफ मलेरिया देन ऑल मलेरिया पेशेंट शुड हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। ये कह रहे हैं कि अगर प्लाज्मोडियम वजह है मलेरिया की तो जितने भी मलेरिया के पेशेंट हैं उन सब के ब्लड में प्लाज्मोडियम होना ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ तक समझ आ गई होगी सबको कि इन्होंने सबसे पहले एंशिएंट टाइम के जितने भी ऑब्जर्वेशन हैं उन्हें देखा था, तो उस पर उन्होंने हाइपोथेसिस बनाई थी कि प्लाज्मोडियम वजह है मलेरिया की, और उस पर डिडक्शन ये बनाई थी कि अगर प्लाज्मोडियम वजह है मलेरिया की तो जितने भी पेशेंट हैं उन सब के ब्लड में प्लाज्मोडियम होना ज़रूरी है। इसके बाद थर्ड पर आ जाते हैं, जब उन्होंने हाइपोथेसिस और डिडक्शन बना ली तो उस पर एक्सपेरिमेंट किए।
तो एक्सपेरिमेंट उन्होंने कैसे किया, इन ऑर्डर टू टेस्ट द हाइपोथेसिस, उस हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए प्लाज्मोडियम इज द काज ऑफ मलेरिया, बायोलॉजिस्ट कैरिड आउट फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स, बायोलॉजिस्ट ने ये सारे एक्सपेरिमेंट्स दिए। कौन से? नंबर 1, दे एग्जामिन्ड द ब्लड ऑफ 100 मलेरियल पेशेंट्स अंडर माइक्रोस्कोप, उन्होंने 100 के करीब मलेरिया के पेशेंट्स को देखा। कैसे देखा? उनके खून को निकालकर उसे माइक्रोस्कोप में देखा। इट वाज लेबल्ड एज द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, और इस ग्रुप को एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का नाम दिया गया। उसके बाद दे आल्सो एग्जामिन द ब्लड ऑफ 100 हेल्दी पर्सनस अंडर माइक्रोस्कोप, इसके बाद उन्होंने 100 के करीब जो सेहतमंद पेशेंट्स सेहतमंद जो आदमी थे या पर्सन थे, लोग थे, उन्हें भी ऑब्जर्व किया, उनके भी ब्लड को ऑब्जर्व किया माइक्रोस्कोप के अंडर। इट वॉज लेबल्ड एज कंट्रोल ग्रुप, उसे कंट्रोल ग्रुप का नाम दिया गया। ये 2 ग्रुप इसलिए बनाए जाते हैं ताकि डिफ्रेंशिएशन कर सके और ये पता चल सके कि हमने जो ऑब्जर्वेशन की है वो सही है या गलत। ठीक है, तो इसके बाद रिजल्ट्स कौन से आए, रिजल्ट्स उन्हें कौन से मिले इस एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट्स? इट वाज ऑब्जर्व दैट ऑल द मलेरियल पेशेंट्स हैड प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड, जितने भी मलेरियल पेशेंट्स हैं उन सब के ब्लड में प्लाज्मोडियम पाया गया था। वेयर एज जबकि द ब्लड ऑफ हेल्दी पर्सनस वर फ्री फ्रॉम प्लाज्मोडियम, जितने भी हेल्दी पर्सनस थे उनके ब्लड में प्लाज्मोडियम नहीं था। These results support the hypothesis that plasmodium is the cause of malaria. जब ये रिज़ल्ट निकले तो इस रिज़ल्ट ने ये इस हाइपोथेसिस को कि प्लाज्मोडियम मलेरिया की वजह है ट्रू साबित किया। सो दैट इट वाज टेकन एज अ सोल्यूशन ऑफ अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, तो इस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का ये सोल्यूशन निकल गया किस चीज़ के ज़रिए? एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए। ठीक है ना, तो ये एक प्रॉब्लम थी, ठीक है, मलेरिया की। जब इस प्रॉब्लम का ये वाला हल निकल गया तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, दूसरी प्रॉब्लम या दूसरा मसला जो था उसका एक क्वेश्चन बनाया। कौन सा? ये वाला नंबर बायोलॉजिकल प्रॉब्लम नंबर 2। तो सेकंड प्रॉब्लम, हाउ इज़ प्लाज्मोडियम ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स में प्लाज्मोडियम कैसे ट्रांसमिट हुआ, ये उन्होंने सेकंड क्वेश्चन अपना बनाया था। ठीक है, सेकंड प्रॉब्लम का क्वेश्चन बनाया था। तो इसकी ऑब्जर्वेशन देख लेते हैं कि ऑब्जर्वेशन में इन्होंने कौन कौन सी ऑब्जर्वेशन दी थी। बायोलॉजिस्ट वर हैव द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस, बायोलॉजिस्ट की ये ऑब्जर्वेशन थी। मलेरिया इज़ एसोसिएटेड विद माशी, मलेरिया जो है दलदल वाले इलाकों में पाया जाता है। ड्रिंकिंग वाटर ऑफ मार्शीज डिड नॉट काज मलेरिया, जबकि मलेरिया की जो वजह है वो वहाँ का पानी नहीं था। सिर्फ ये 2 ऑब्जर्वेशंस इनके पास थी। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया था, इन 1883 एन अमेरिकन फिजिशियन एल्बर्ट फ्रीमैन अफ्रीकानस किंग, AFA किंग जिसे कहा जाता है, लिस्टेड 20 मोर ऑब्जर्वेशंस अबाउट मलेरिया, उसने 1800 सदी में 20 ऑब्जर्वेशंस दी थी मलेरिया के बारे में। सम इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस ऑफ किंग वर, उसके बहुत अहम जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो ये वाली हैं। कौन सी? 3 अहम उन्होंने ऑब्जर्वेशन लिस्ट की है यहाँ पर। सबसे पहली ऑब्जर्वेशन है, पीपल हु स्लेप्ट इन ओपन प्लेसेस सफर्ड फ्रॉम मलेरिया, ऐसे लोग जो खुले इलाकों में रहते थे उन्हें मलेरिया हो जाता था। मोर देन द पीपल हु स्लेप्ट इंडोर्स, उन लोगों से ज़्यादा हुआ, मीन्स कि ये कह रहे हैं कि उन लोगों को मलेरिया ज़्यादा होता था जो ओपन स्पेसेस में रहते थे, जबकि जो अंदर रहते थे कमरों के अंदर या घरों के अंदर बंद दरवाज़ों के अंदर रहते थे उन्हें मलेरिया नहीं होता था इतना ज़्यादा। ठीक है, दूसरी ऑब्जर्वेशन उसने दी थी, इंडिविजुअल्स हु स्लेप्ट नियर आ स्मोकी फायर यूजुअली डिड नॉट गेट मलेरिया, और ऐसे लोग जो स्मोकी फायर मीन्स के आग के साथ रहते थे या सोते थे उन्हें मलेरिया नहीं होता था। ठीक है ना, या ऐसी जगह जहाँ पर स्मोक होती थी, आग का जो धुआं होता था वो, ठीक है, उस जगह पर मलेरिया नहीं होता था। पीपल हु यूज़ मॉस्किटो नेट्स सफ़र्ड फ्रॉम मलेरिया लेस दैन द वंस हु डिड नॉट यूज़ मॉस्किटो नेट्स, और ऐसे लोग जो मॉस्किटो नेट यूज़ करते थे उससे इतना मलेरिया नहीं होता था जितना बाकी लोगों को होता था जो मॉस्किटो नेट यूज़ नहीं करते थे। ये 3 मेन ऑब्जर्वेशंस इसने दी थी मलेरिया के बारे में 1800 सदी में। ठीक है, फिर उसके बाद इस पर हाइपोथेसिस बनाई गई। हाइपोथेसिस उन्होंने क्या दी, हाइपोथेसिस एंड डिडक्शन दोनों। ठीक है ना, दोनों के बारे में हम बात कर लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दीज ऑब्जर्वेशंस AFA किंग सजेस्टेड अ हाइपोथेसिस, AFA किंग ने जब ये ऑब्जर्वेशंस दी तो उसकी बुनियाद पर हाइपोथेसिस उसने बनाया कि मॉस्किटो ट्रांसमिट द प्लाज्मोडियम, मॉस्किटो वजह है, मच्छर वजह है प्लाज्मोडियम की। ठीक है, और उसके बाद उसकी डिडक्शन उसने क्या दी, उसने ये कहा मॉस्किटो ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम, अगर प्लाज्मोडियम मॉस्किटो के ज़रिए होती है देन अगर मॉस्किटो के ज़रिए प्लाज्मोडियम फैलता है तो प्लाज्मोडियम मॉस्किटो के जो
गट में है या उसके अंदर पाया जाता हो, ठीक है ना। इफ़ मॉस्किटो ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम देन प्लाज्मोडियम शुड बी प्रेजेंट इन मॉस्किटो, ठीक है। तो मॉस्किटो के अंदर भी प्लाज्मोडियम होना चाहिए। फिर उसके बाद एक्सपेरिमेंट्स किए गए। अब ये एक्सपेरिमेंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। एक्सपेरिमेंट इस पर थर्ड स्टेप, रोनाल्ड रॉस वाज अ ब्रिटिश आर्मी फिजिशियन हु वर्कड इन इंडिया इन 1880s। रोनाल्ड रॉस एक ब्रिटिश आर्मी का फिजिशियन था जिसने काम किया था इंडिया में 1880 में, ठीक है। ही परफॉर्म इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट्स टू टेस्ट द अबव डिडक्शन। उसने बहुत अहम एक्सपेरिमेंट्स पर काम किया था, इसी अहम एक्सपेरिमेंट पर काम किया था ताकि वो डिडक्शन को टेस्ट कर सके। ही आल्सो रिसीव नोबेल प्राइज़ फॉर हिज वर्क ऑन द ट्रांसमिशन ऑफ प्लाज्मोडियम, और उसने इस काम पर नोबेल प्राइज़ भी जीता था, ठीक है। ही अलाउड उसने किया क्या था, ही अलाउड अ फीमेल एनोफेलिस मॉस्किटो टू बाइट अ मलेरियल पेशेंट। उसने इस मॉस्किटो को, एक मलेरियल पेशेंट को डंक मरवाया था, ठीक है, ताकि वो बाइट करवाया था, ठीक है। ही किल्ड द मॉस्किटो, फिर उसके बाद उसने इसका मॉस्किटो को, मच्छर को मार दिया था। एंड फाउंड प्लाज्मोडियम मल्टीप्लाइंग इन द मॉस्किटो स्टमक, और देखा था कि मॉस्किटो की जो स्टमक है उसमें प्लाज्मोडियम मल्टीप्लाई हो रहा है, फैल रहा है ज़्यादा, ठीक है ना। इन द नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट, इससे अगले एक्सपेरिमेंट में ही थॉट टू अलाउ एन इन्फेक्टेड मॉस्किटो हैविंग प्लाज्मोडियम टू बाइट अ हेल्दी पर्सन। फिर उसके बाद इसके अगले एक्सपेरिमेंट में उसने एक इन्फेक्टेड मॉस्किटो, ऐसा मॉस्किटो जिसके अंदर प्लाज्मोडियम पहले से मौजूद हो, उसे एक हेल्दी पर्सन पर बाइट करवाया, ठीक है। इफ़ द हाइपोथेसिस वाज ट्रू, अगर हाइपोथेसिस ट्रू हुई, द हेल्दी पर्सन वुड हैव गॉटन मलेरिया, तो हेल्दी पर्सन जो है उसे मलेरिया हो जाता, ठीक है। बट लेकिन ये बहुत रिस्की था ना, लेकिन ही डिड नॉट यूज़ ह्यूमन बींग फॉर रिस्की एक्सपेरिमेंट, लेकिन उसने इस रिस्की एक्सपेरिमेंट के लिए ह्यूमन बींग को यूज़ नहीं किया, क्योंकि एक इंसान की जान खतरे में हो जाती। उस वक्त इसका जो इलाज था वो नहीं निकला था, ठीक है ना। रॉस परफॉर्म्ड हिज एक्सपेरिमेंट अगेन बट यूज स्पैरोज अगेन इंस्टेड ऑफ ह्यूमन बींग। उस वक्त तो वो चुप कर गए, उसने सोचा कि इंसान पर नहीं हो सकता ना, तो उसके बाद उसने फिर से एक्सपेरिमेंट किया ये वाला, और इस बार उसने स्पैरोज़ को, जो चिड़िया होती है, उसे इस्तेमाल किया इस एक्सपेरिमेंट के लिए। ही अलाउड अ फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो, इस बार उसने क्यूलेक्स मॉस्किटो को यूज़ किया टू बाइट अ स्पैरो सफरिंग फ्रॉम मलेरिया, कि वो ऐसे स्पैरो को बाइट करे जो पहले से मलेरिया का पेशेंट है, ठीक है ना। ही किल्ड सम ऑफ द मॉस्किटो एंड स्टडीज, उसने उस मॉस्किटो को मारा और उसे स्टडी किया। ही फाउंड दैट प्लाज्मोडियम मल्टीप्लाई इन द वॉल्स ऑफ मॉस्किटो स्टमक एंड देन मूव्ड इनटू द मॉस्किटो सलाइवरी ग्लैंड। उसने ये देखा कि प्लाज्मोडियम मॉस्किटो के जो स्टमक है, जो मैदे की दीवारें हैं, वहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, और उसके बाद मूव हो रहा है कहाँ पर, उसके सलाइवरी ग्लैंड पर, उस जहाँ से वो बाइट करता है, ठीक है ना। ही अलाउड इन्फेक्टेड मॉस्किटो टू बाइट हेल्दी स्पैरो, उसने उस मॉस्किटो को जो इन्फेक्टेड था उसे फिर से एक हेल्दी स्पैरो, एक सेहतमंद चिड़िया को बाइट करवाया, ठीक है। फिर से उसने दूसरी बार फिर से एक्सपेरिमेंट करने के लिए उसे बाइट करवाया, ठीक है ना। फिर रॉस फाउंड दैट दीज हेल्दी स्पैरोज गॉट मलेरिया, और रॉस ने यह देखा कि इन हेल्दी या सेहतमंद चिड़िया को भी मलेरिया हो गया। व्हेन ही एग्जामिन द ब्लड ऑफ दिस प्रीवियसली हेल्दी स्पैरोज ही फाउंड दैट, उसने ये देखा, फिर उसके बाद उसने इनके ब्लड को भी देखा, तो उनके ब्लड में भी क्या था, प्लाज्मोडियम था, ठीक है। इन दिस वे, इस तरह से बायोलॉजिस्ट हैड गॉट द सोल्यूशन ऑफ सेकंड बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, और इस तरह से उन्हें दूसरे अपने बायोलॉजिकल के मसले का भी हल मिल गया। कौन सा मिला था, कि हाउ प्लाज्मोडियम इज ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन बींग। ये हमारे पास था इसका क्या, इसका क्वेश्चन, इसका जो अब हाइपोथेसिस हमने बनाया था, ठीक है ना, कि कैसे प्लाज्मोडियम फैलता है ह्यूमन बींग में, उसका जो क्वेश्चन था, ठीक है। उसके बाद उसका हाइपोथेसिस कौन सा बनाना आया था, मॉस्किटोज ट्रांसमिटेड प्लाज्मोडियम, ठीक है। तो इस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का ये हल सही निकल आया। इसके बाद इसके एक्सपेरिमेंट्स ऑन ह्यूमन बींग्स पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स कैसे किए, ठीक है। इन द एंड, आखिर में द हाइपोथेसिस वार टेस्टेड बाय एक्सपेरिमेंट्स ऑन ह्यूमन बींग्स। इस हाइपोथेसिस को ह्यूमन बींग पर टेस्ट किया गया इन 1898 इटालियन बायोलॉजिस्ट ने अलाउड एनोफेलिस मॉस्किटो टू बाइट अ मलेरियल पेशेंट, के वो मलेरियल पेशेंट को काटे, ठीक है ना, एनोफेलिस मॉस्किटो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। द इन्फेक्टेड मॉस्किटो वाज देन अलाउड टू बाइट अ हेल्दी पर्सन, वही इन्फेक्टेड मॉस्किटो जो है फिर उसने हेल्दी पर्सन को बाइट किया था। दिस पर्सन लेटर बिकम इल विद मलेरिया, ये पर्सन फिर से मलेरिया का शिकार हो गया। इन दिस वे, इस तरह इट वाज कन्फर्म दैट मॉस्किटो ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम एंड सो आर इन्वॉल्व इन स्प्रेड ऑफ मलेरिया।
इस तरह से ये पता चल गया कि मलेरिया जो है मॉस्किटो की वजह से, मच्छरों की वजह से फैलता है, ठीक है ना। तो उसने कौन सा कैसे किया था, ये देखो, ये हमारे पास जो डायग्राम है इससे भी आपको सही समझ आ जाएगी। सबसे पहले फर्स्ट इन्फेक्टेड मॉस्किटो जो है उसने बाइट किया फर्स्ट पर्सन को, ठीक है। उस फर्स्ट पर्सन के जो ब्लड है उससे देखा गया तो उसमें हमें प्लाज्मोडियम नज़र आया, ठीक है ना। तो उस पर्सन को फिर से सेकंड मॉस्किटो ने बाइट किया और वो सेकंड मॉस्किटो फिर से सेकंड पर्सन को जब उसने बाइट किया तो उससे भी मलेरिया हो गया। इस तरह से ये फैलता है, यानी कि एक मॉस्किटो एक पर्सन को बाइट करता है, फिर उससे फिर दूसरी पर्सन को जब बाइट करता है तो मलेरिया इसी तरह फैलता है, ठीक है ना। क्योंकि जो ब्लड के ज़रिए प्लाज्मोडियम जो मच्छर है उसके सलाइवरी ग्लैंड में आकर स्टमक में फैल जाता है, उसमें फिर मल्टीप्लाई होता है और फिर से सेकंड पर्सन को जब बाइट किया जाता है मच्छर के ज़रिए तो वो फिर उसे भी मलेरिया हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर देख लें, एडिस मॉस्किटो ट्रांसमिट वायरसेस ऑफ डेंगू फीवर इन ह्यूमन वाइल एनोफेलिस मॉस्किटो ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम, ठीक है। ये भी पता चल गया कि एडिस मॉस्किटो जो है, ऊपर पिक्चर भी दी गई है, ये डेंगू फीवर काज करता है, वजह बनता है, जबकि एनोफेलिस मॉस्किटो प्लाज्मोडियम को फैलाता है। सी द पिक्चर्स, ठीक है, ये पिक्चर्स के बारे में कह रही हैं। इसके बाद हमारे पास नीचे बायोलॉजिकल की जो प्रॉब्लम्स हैं वो कैसी हैं और कैसे सॉल्व की जाए। सबसे पहले इसके बायोलॉजिकल हम प्रॉब्लम एनालाइज करते हैं, उसका क्वेश्चन बनाते हैं, फिर उस पर ऑब्जर्वेशन और प्रीवियस स्टडी देखते हैं, फिर उस पर हाइपोथेसिस बनाया जाता है, ठीक है। डेवलपमेंट हाइपोथेसिस बनाया जाता है, उस हाइपोथेसिस का डिडक्शन बनाया जाता है, फिर उस पर एक्सपेरिमेंट किया जाता है। जब अगर एक्सपेरिमेंट ट्रू हो तो उसका रिजल्ट बनता है, कंक्लूजन बनती है और रिपोर्ट दिया जाता है, ठीक है। और अगर वो ट्रू ना निकला हो तो फिर से हाइपोथेसिस नया बनाया जाता है और फिर से उसे टेस्ट किया जाता है और फिर से सारा प्रोसेस होता है, ठीक है। ये हमारे पास इसकी समरी थी। तब कोई भी हाइपोथेसिस ट्रू होता है, उसका रिजल्ट, एक्सपेरिमेंट सब कुछ हो जाता है, कंक्लूजन और रिजल्ट बन जाता है, तो उसके बाद का कौन सा प्रोसेस होता है, ठीक है। उसके बाद का ये प्रोसेस होता है कि उसकी थ्योरी, लॉ या प्रिंसिपल बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है उसे हम देखते हैं। वी नो दैट, हम ये जानते हैं, व्हेन अ हाइपोथेसिस हैज़ बीन प्रूव्ड बाय एक्सपेरिमेंट, साइंटिस्ट केप ऑन ट्राइंग टू डू मोर एक्सपेरिमेंट्स ऑन इट, ठीक है। जब कोई भी हाइपोथेसिस ट्रू होता है एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए तो उस पर साइंटिस्ट दूसरे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, ठीक है। तो व्हेन अ हाइपोथेसिस इज़ प्रूव्ड बाय मैनी टाइम्स, जब कोई भी हाइपोथेसिस बहुत बार, कई बार एक्सपेरिमेंट किया जाए, साइंटिस्ट डिवेलप मोर हाइपोथेसिस, साइंटिस्ट उससे ज़्यादा हाइपोथेसिस निकालते हैं, ठीक है ना, फ्रॉम इट, ठीक है, एंड टेस्ट दैम एक्सपेरिमेंटली, और फिर से उसे टेस्ट करते हैं, बार बार उस हाइपोथेसिस को टेस्ट किया जाता है, उस प्रॉब्लम को टेस्ट किया जाता है और फिर से उसे एक्सपेरिमेंट के ज़रिए गुजारा जाता है। इफ़ द न्यू हाइपोथेसिस आर अगेन प्रूव्ड, और नया हाइपोथेसिस फिर से प्रूव किया जाए, सही निकले तो क्या होता है, द ओरिजिनल हाइपोथेसिस, जो पहले वाला हाइपोथेसिस है वो बिकम्स अ थ्योरी, वो थ्योरी बन जाता है, ठीक है। जब एक हाइपोथेसिस को बार बार टेस्ट किया जाए, उससे नए हाइपोथेसिस निकाले जाएं और वो भी ट्रू हों, सारे ऐसे ट्रू होते जाएं, तो वो पहले वाला ओरिजिनल वाला जो हाइपोथेसिस था वो एक थ्योरी बन जाता है, ठीक है। द साइंटिफिक थ्योरी एक्सप्लेन्स अ फिनोमिना, वो साइंटिफिक थ्योरी पूरे के पूरे फिनोमिना को, पूरी की पूरी जो ऐसे समझो स्टोरी है उसे एक्सप्लेन करता है। साइंटिस्ट ट्राई देयर बेस्ट टू डिस्प्रूव द थ्योरी बाय डिस्प्रूविंग द हाइपोथेसिस, दूसरे साइंटिस्ट जो हैं वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि उस थ्योरी को डिस्प्रूव किया जा सके, उस हाइपोथेसिस को डिस्प्रूव किया जा सके, ठीक है ना, कि वो जिसके ज़रिए वो थ्योरी भी गलत साबित हो। इफ़ अ थ्योरी इज़ प्रूव्ड, और फिर अगर वो थ्योरी को प्रूव कर लेते हैं, थ्योरी को सही समझ लेते हैं, सही बता देते हैं कि थ्योरी सही है, एंड अगेन बाय एक्सपेरिमेंट्स एंड इट बिकम्स अ लॉ, और थ्योरी भी बार बार प्रूव हो, ठीक है, साइंटिस्ट के ज़रिए, तो वो आगे जाकर क्या बनती है, लॉ बन जाती है, लॉ या फिर प्रिंसिपल बन जाते हैं, ठीक है। अ साइंटिफिक लॉ इज़ अ यूनिफॉर्म और कांस्टेंट फैक्ट ऑफ नेचर, और फिर एक साइंटिफिक लॉ जो बन जाता है वो एक कांस्टेंट के तौर पर काम करता है, मीन्स कि वो वैसा ही रहेगा। इस कुदरत का एक कांस्टेंट, एक फिक्स्ड जो होता है, फिक्स्ड कहते हैं जिसे, वो फिक्स्ड रेशियो या फिक्स्ड थ्योरी लॉ बन जाता है कि ये चीज़ ऐसी की ऐसी ही है। जैसे कि हमारे पास फिज़िक्स का एक लॉ है कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ये एक लॉ है और वैसे का वैसा ही है और ऐसा ही रहेगा, ठीक है ना, बिल्कुल ऐसे ही एक लॉ बन जाता है जो थ्योरी बार बार टेस्ट की जाए और प्रूव की जाए। द एग्जाम्पल्स ऑफ बायोलॉजिकल लॉज आर हार्डेवेनबर्ग्स लॉ, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, ये सारे के सारे ये इन्होंने थ्योरीज को बार बार टेस्ट किया था और फिर
उसे जब प्रूव किया गया था तो वो लॉ बन गए थे। तो ये इन्होंने ये 2 एग्जांपल्स दिए लॉज की। इसके बाद डेटा ऑर्गेनाइजेशन एंड डेटा एनालिसिस। जब कोई भी लॉ बन जाते तो डेटा उसका ऑर्गेनाइज किया जाता है ना। तो वी हैव स्टडीड दैट रिसर्चर्स कलेक्ट एंड एनालाइज डेटा। जितने भी रिसर्चर्स हैं वो रिसर्चेस को जो कलेक्ट किया जाता है, इकट्ठा करते हैं और उसके डेटा को एनालाइज करते हैं, देखते हैं इन्फॉर्मेशन जो एनालाइज द डेटा वो क्या होता है, इन्फॉर्मेशन होती है सच एज नेम्स, डेट्स, नंबर्स, वैल्यूज़, ये सारी की सारी चीज़ें इन्हें इकट्ठा करते हैं एट वेरियस स्टेप्स इन साइंटिफिक मेथड, जो कि साइंटिफिक मेथड में पहले यूज़ हो चुके थे। दिस डेटा हेल्प्स देम टू मेक हाइपोथेसिस फ्रॉम ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूड रिजल्ट्स फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स। ये जो इन्फॉर्मेशन है आगे जाकर उन्हें न्यू हाइपोथेसिस बनाने में और ऑब्जर्वेशन और रिजल्ट्स बनाने में हेल्प करती है। In order to use data in scientific method, scientists have to organize and analyze it. इस डेटा को यूज़ करने के लिए साइंटिस्ट इसे ऑर्गेनाइज करते हैं, एक ख़ास किस्म के तरीके से लिखते हैं या रखते हैं और एनालाइज करते हैं, ठीक है ना। कैसे साइंटिस्ट ऑर्गेनाइज द कलेक्टेड डेटा इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ्स, टेबल्स, फ्लो चार्ट्स, मैप्स एंड डायग्राम्स। साइंटिस्ट जो है अपने इस डेटा को ऐसे खामखा पर नहीं लिखते कि ऐसे लिख लिया ये इतने, उससे एक ऑर्गेनाइज डेटा के ज़रिए लिखते हैं, जैसे कि ग्राफ के ज़रिए, टेबल्स के ज़रिए, फ्लो चार्ट्स, मैप्स, डायग्राम्स बनाकर भी उसे लिखते हैं, ठीक है ना। द कलेक्टेड डेटा इज़ एनालाइज्ड। कलेक्टेड जो डेटा उन्होंने कलेक्ट किया होता है उसे एनालाइज करते हैं। कैसे एनालाइज करते हैं? बाय यूजिंग स्टैटिस्टिकल मेथड लाइक रेशियो एंड प्रोपोर्शंस। रेशियो और प्रोपोर्शंस के जरिए, द रेशियो इज द रिलेशनशिप विद रिस्पेक्ट टू रिलेटिव साइज बिटवीन टू क्वांटिटीज़ ऑफ द सेम काइंड। एक ही चीज़ के 2 क्वांटिटीज़ ली जाए और उन दोनों का आपस में जो रिलेशन है उसे रखा जाए तो उसे हम रेशियो कहते हैं। अ प्योर नंबर टू अ प्योर नंबर, एक प्योर नंबर को प्योर नंबर से, ठीक है ना। प्योर नंबर मतलब कि A/B है, C/D है, तो ऐसे ही हो, ऐसे ना हो कि A/1, B/2 ऐसे ना हो, ठीक है ना। प्योर नंबर को प्योर नंबर से ही रेशियो निकाला जाता है, ठीक है। एन अमाउंट ऑफ मनी टू एन अमाउंट ऑफ मनी, आगे इन्होंने एग्जांपल भी दी है कि मनी की जो अमाउंट है उसे मनी की अमाउंट में ही लिखा जाएगा, ठीक है। अ नंबर ऑफ पीपल टू अ नंबर ऑफ पीपल, अगर इंसानों के नंबर की बात की जाए तो वो दोनों इंसानों के नंबर ही बताएंगे, ये नहीं कि मनी को इंसानों के नंबर के साथ रेशियो की जाए। साइंटिफिक डेटा ऐसे नहीं लिखा जाता, ठीक है। प्रोपोर्शन मीन्स टू ज्वाइन टू इक्वल क्वांटिटीज़। प्रोपोर्शन का क्या मतलब होता है कि 2 इकट्ठी क्वांटिटीज़ को ज्वाइन किया जाए। ये एमसीक्यूज़ के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसे अंडरलाइन कर ली हूँ, ठीक है ना। तो ये हमारे पास ये वाला ये इसकी क्या है, प्रोपोर्शन है। A/B = C/D। कैसे इसे आगे हम देखते हैं ये कैसे निकलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ, A/B = C/D कैसे है? A एंड D आर कॉल्ड द एक्सट्रीम्स। A और B को एक्सट्रीम्स कहा जाता है, ठीक है, A और D को, क्योंकि ये दोनों आखिर में हैं, ठीक है। B एंड C आर कॉल्ड द मीन्स, इसे मीन्स कहा जाता है। ये मैं आपको बता दूँ ये कैसे लिखे जाते हैं सब। ये ऐसे होता है, ये ऐसे, ये 2 और ये 2, ठीक है ना, ऐसे इन्हें शो किया जाता है। व्हेन 3 वैल्यूज़ इन अ प्रोपोर्शन आर नोन, जब 3 वैल्यू हमारे पास हमें मालूम होती हैं, द 4th वन कैन बी कैलकुलेटेड बाय दिस रूल, और तो चौथी जो वैल्यू है इस रूल के ज़रिए हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? हमारे पास इन्होंने एग्जांपल दी है, ठीक है। इफ़ अ बायोलॉजिस्ट वांट टू नो हाउ मैनी स्पैरोज वुड बी इन्फेक्टेड विद मलेरिया इफ़ ही अलाउज क्यूलिक्स मॉस्किटो टू बाइट 50 स्पैरोज, ठीक है, प्रीवियसली इन वन ऑफ हिज फिंगर्स ही ऑलरेडी नोटिस्ड दैट 6 out of 10 गेट मलेरिया इफ़ बाइटन बाई क्यूलिक्स मॉस्किटो। इन्होंने ये कहा है कि पहले अगर कोई साइंटिस्ट ये मालूम करना चाहता है कि मलेरिया क्यूलिक्स मॉस्किटो जो है वो 50 स्पैरोज के ज़रिए कितना काज करता है, ठीक है ना, कितना मलेरिया काज करता है, तो उसने इससे पहले जो रिसर्च की थी जिसमें 6 जो हैं 10 में से 6 क्यूलिक्स मॉस्किटो जो हैं वो मलेरिया की वजह बने थे। तो इसमें हम पुट करके हम ये निकाल सकते हैं कि 50 में से कितने मॉस्किटोज़ जो हैं वो वजह बनेंगे मलेरिया की, ठीक है। इसमें इन्होंने हल करके भी दिखाया है। हेयर ही एम्प्लाइज प्रोपोर्शन रूल्स। वो कैसे करेगा? ये सबसे पहले इसकी जो ये रेशियो निकालेगा। सबसे पहले हम इसकी जो फार्मूला है वो लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद उसमें फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करेंगे। ए हमें मालूम नहीं था, 50 हमारे पास स्पैरोज थे, 6 उसका पहले वाले जो जितने भी उसके वो थे, 6 उसके स्पैरोज ने मॉस्किटो काज किए थे और 10 टोटल थे, ठीक है। ये उसका पहले वाला जो हमारे पास डेटा था, ठीक है। इसके बाद
उसने इसके प्रोपोर्शन के लिए प्रोपोर्शन को निकालने के लिए a डिवाइडेड बाई b किया जाता है, ठीक है ना, प्रोपोर्शन को, ठीक है। a डिवाइडेड बाई b इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 10। अब डिवाइड को वो करने के लिए इन्होंने मल्टीप्लाई कैसे किया है, इन्होंने ऐसे किए सब, इन्होंने किए a डिवाइडेड बाई 50 था, ठीक है ना, इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 10, ठीक है ना, 6 डिवाइडेड बाई 10, ठीक है। इन्होंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के जरिए किए, फिर a मल्टीप्लाई 10 हो गया और इज इक्वल टू ये यहाँ पर चला गया, ठीक है ना, 50 मल्टीप्लाई 6, ठीक है। फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया था, ये ऐसे हो गया, फिर इसके बाद इन्होंने आपस में मल्टीप्लाई करके इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, फिर इस 10 को नीचे ले आए और इसे डिवाइड किया, ठीक है ना। इस 10 को यहाँ से हटाकर यहाँ पर नीचे ले आए, यहाँ पर डिवाइड किया, ये दोनों आपस में कट गए, यहाँ पर 1 5 6 are 30, ठीक है। ये इसका आंसर है 5 6 are 30, तो इसका आंसर ये निकला था, ठीक है। इसके बाद ये सारा इन्होंने नीचे लिखा हुआ है, ठीक है, मैथमेटिक्स एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ साइंटिफिक प्रोसेस। अब हमारे पास ये लास्ट वाला है हमारे पास, इसमें ये हमें बता रहे हैं कि मैथमेटिक्स को कैसे यूज़ किया जाता है। मैथमेटिकल रूल्स हैव बीन यूज्ड इन बायोलॉजी फॉर मैनी डिकेड्स। बहुत काफ़ी अरसे पहले से ही मैथमेटिक्स को यूज़ किया गया है बायोलॉजी में। रिसेंटली अभी हाउएवर बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट्स in our understanding of biology, applications of mathematical rules in all sciences has increased tremendously, ठीक है ना। जितने भी साइंस हैं या साइंटिस्ट हैं, जितने भी एप्लीकेशंस डेवलप हो रही हैं, डेवलपमेंट्स हो रही हैं, उन सब में अब मैथमेटिक्स यूज़ होती है। मिसाल के तौर पर द रिसर्च प्रोजेक्ट सच एज पॉपुलेशन स्टडीज़, ड्रग स्टडीज़, sequences of plants and animals, DNA require mathematical knowledge for organizing and analyzing data। इन सब के लिए मिसाल के तौर पर पॉपुलेशन स्टडीज़ की जाती है या ड्रग्स की स्टडी की जाती है, जैसे कि मेडिसिन वगैरह, और प्लांट और एनिमल्स की या फिर DNA की स्टडी की जाती है। इन सब के लिए मैथ बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करती है, मैथ बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। तो चलें जी, यहाँ पर आपका ये वाला सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो गया और ये वाले MCQs आप खुद ही कर लेंगे, और इंशाल्लाह कल मैं आपको इन सब के MCQs की वीडियो आपको शेयर कर दूँगी दूसरी प्लेलिस्ट में, और मैक्सिमम मैं कोशिश करूँगी कि 100 MCQs हों ही हो, 100 नहीं तो 70 to 80 इंशाल्लाह ज़रूर होंगे, ताकि आप अपने आप को एनालाइज़ कर सकें, अपना टेस्ट ले सकें इस सब के बारे में, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप आसानी से पूछ सकते हैं। और सारे के सारे जितने भी MCQs हैं वो सारे के सारे मैंने खुद ही डेवलप किए हैं, मैंने खुद ही बनाए हैं, कहीं से भी नहीं देखा, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, और अल्लाह हाफ़िज़, और सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, ठीक है। थैंक यू।